देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जिसको नरेंद्र मोदी ने कहा था कंट्रोल से बाहर, उस नेता को बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया दोस्तों, जिसके बाद जो हुआ बवाल जिसे लेकर बीजेपी के नेताओं की जमकर थू होने लगी है। दोस्तों बताएंगे कैसे बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी ने अपना इस्तीफा दे दिया और 8 किलोमीटर दूर तक हाईवे जाम हो गया दोस्तों। इसके बाद बताएंगे कैसे जिला अध्यक्ष समेत पार्षदों के इस्तीफे की पूरी झड़ी लग गई दोस्तों और बीजेपी के कार्यालय तक पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खरीद और सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आ चुका है भूपेश बघेल को लेकर, बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी आला कमान के द्वारा चूड़ी टाइट करने के बाद अचानक से बयान के अंदर बदलाव देखने को मिला दोस्तों। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार करूर पहुंचे मुख्यमंत्री थलापति विजय क्यों इतने भावुक हो गए दोस्तों, बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खरीद। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटे से छोटे बड़े से बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मानने को तैयार नहीं है और पार्टी के अंदर छोटे छोटे मामले को लेकर भी जमकर बगावत हो रही है और इसी से पता चलता है कि बीजेपी का नियंत्रण का पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी के नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो नंबर 2 के नेता हुआ करते थे दोस्तों और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य इनको बताया जाता था और लगातार चर्चा में बने रहते तो दोस्तों अपने उल्टे सीधे कांड को लेकर कभी फिल्मों का रिव्यू करते थे और दीपिका पादुकोण को लेकर सवाल खड़ा करते थे दोस्तों, तो कभी किसी दूसरे मामले को लेकर विवादित मामले को लेकर चर्चा में रहते थे दोस्तों। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने उस टाइम में कहा था कि ये व्यक्ति कंट्रोल से बाहर हो चुका है, यानी नरोत्तम मिश्रा नियंत्रण से बाहर का आदमी है दोस्तों, क्योंकि बार बार बीजेपी वालों को नरोत्तम मिश्रा के बयान पर लोग पूरी तरीके से एक्सपोज करते थे दोस्तों, क्योंकि फिल्मों से लेकर हर चीज पर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा टिप्पणी की जाती थी और क्योंकि ये गृह मंत्री थे तो कई सारी फिल्मों पर इन्होंने बैन भी लगा दिया था। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के गृह मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के अंदर कई बवाल देखने को मिले दोस्तों। नरेंद्र मोदी इस बात से नाराज थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर नरोत्तम मिश्रा को धिद्र करके साइडलाइन करने की पूरी रणनीति बनाई गई दोस्तों और 2023 के चुनाव में दतिया से ये चुनाव हार गए, जबकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई दोस्तों। इसका मतलब इनके खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई थी दोस्तों। लेकिन 2023 में बीजेपी मजबूत थी, यानी 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह के कहने पर पता हिलता था, लेकिन जैसे ही 2024 का चुनाव बीता है दोस्तों वैसे ही नेताओं ने अब मोदी और शाह को चुनौती देनी शुरू कर दी। अब जो ताजा बड़ी अपडेट है दोस्तों ये नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी हुई है, जहां पर दतिया के अंदर दोबारा से चुनाव कराए जा रहे, कहने का मतलब उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि राजेंद्र भारतीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहां चुनाव जीते थे दोस्तों, लेकिन इनको एक मामले में विधायकी के पोस्ट से हटा दिया गया और 3 साल की सजा होने के बाद इनकी दतिया के अंदर विधायकी चली गई। कहने का मतलब नरोत्तम मिश्रा की सीट वापस से खाली हो गई दोस्तों और जो उम्मीद थी वो ये की क्योंकि ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने सालों से बने रहे तो इनको वापस से टिकट दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनको लेकर कह दिया था कि ये नियंत्रण से बाहर आदमी है, तो उसके बाद बीजेपी ने इनको टिकट देने की जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया दोस्तों और आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ने के लिए उतरे, यानी बीजेपी के एक नेता को उतारा गया तो इनका टिकट काट दिया गया। अब ये इतने दिनों से लगातार दतिया में तैयारी कर रहे थे, डायलॉगबाजी कर रहे थे कि मेरा पानी उतरता हुआ देख, किनारे पर मेरे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ वापस लौट कर आऊंगा, यानी जो देवेंद्र फडणवीस बोला करते थे दोस्तों उन्हीं शब्दों को रिपीट कर करके माहौल बना रहे थे और पूरे दतिया में इस बात की चर्चा थी कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में सुबह सुबह भी वो प्रचार करके आए थे, कई जगह पर दतिया में प्रचार करके आए थे, लेकिन बाद में शाम को पता चलता है कि आशुतोष तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार बना दिए गए हैं दोस्तों। जैसे ही ये खबर सामने आती है वैसे ही पूरे दतिया के अंदर सड़कें जाम कर दी जाती है दोस्तों। नरोत्तम मिश्रा जो इससे पहले उनकी पार्टी में उन्हें हराए जाने के साजिश को लेकर कुछ नहीं बोले दोस्तों और बार बार मामले को शांत कर देते थे, लेकिन साजिश तो उनके खिलाफ हुई थी 2023 में और अब नरोत्तम मिश्रा ने चुप बैठने का फैसला नहीं लिया और जैसे ही उन्होंने इशारा किया वैसे ही 8 किलोमीटर हाईवे को जाम कर दिया गया। जिला अध्यक्ष समेत कई पार्षदों के इस्तीफे हो गए। आधी रात तक पूरे समर्थक डटे रहे दोस्तों। बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई दोस्तों। सड़कों पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू हो गई और उसके बाद एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी कार्यकारिणी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों और अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ने भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी नरोत्तम मिश्रा से नाराज थे और इसीलिए धीरे करके उनको साइड किया जाता। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा ने बगावत करने का फैसला लिया तो मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। एक तरीके से नरेंद्र मोदी को यह खुली चुनौती है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के अंदर अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने मन से जो भी कुछ करना चाहे वो कर लेंगे, वो दिन अब पूरी तरीके से लद चुके हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
आखिरकार मान गए चरणजीत सिंह चन्नी। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बगावत कर रहे यानी पार्टी के फैसले को बदलवाने के लिए दबाव बना रहे चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर उल्टा दबाव बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। और 3 दिनों के गहन चर्चा के बाद चरणजीत सिंह चन्नी भूपेश बघेल से बात करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पंजाब के अंदर पूरी तरीके से एकजुट है और पूरा पंजाब एकजुट है। हम लोग पंजाब को मजबूत रखना चाहते हैं। हमने पंजाब के इंचार्ज यानी पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल को 11 तारीख को अपने यहाँ बुलाया है और अपने जगह पर बुलाया है जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी बातें भूपेश बघेल के सामने रखेंगे। और राणा गुरजीत सिंह के यहाँ पर यह पूरा कार्यक्रम होगा और खुलकर पार्टी के प्रभारी के सामने अपनी बातें रखेंगे। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा देश के अंदर किए जा रहे भूख हड़ताल को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर धीरे धीरे करके अब समर्थन मिलना और जोरदार तरीके का शुरू हो चुका है। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि पंजाब के सिंगर काका जो काफी ज्यादा फेमस है दोस्तों, बल्कि हिंदी ऑडियंस के बीच में भारत के अंदर ओवरऑल काफी ज्यादा फेमस है, यानी सबसे ज्यादा उनके गाने सुने जाते हैं दोस्तों। ऐसे में काका अचानक से पहुंच जाते हैं जंतर मंतर पर आम जनता के बीच में और आंदोलन कर रहे लोगों के बीच में दोस्तों, और कहते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और इंस्टाग्राम का अकाउंट आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो साहस होता है, जो शक्ति होती है और जो आत्मबल होता है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अभिजीत दीप के खुद मौजूद थे, तो ऐसे में एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके आंदोलन को नई हवा मिल रही है दोस्तों। और वैसे भी जंतर मंतर पर 13-14 दिन हो गए हैं जब से अनशन लगातार जारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या बीजेपी की सरकार जो अपना उदासीन रवैया अपना रही है, यानी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर सोनम वांगचुक भूखे हैं या नहीं भूखे, तो इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों की सरकार की अनदेखी और उदासीनता के बाद सोनम वांगचुक को इस मामले पर आगे कदम उठाना चाहिए, उनको अपना व्रत तोड़ना चाहिए और दोबारा से आंदोलन करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों ये बात तो तय है कि बीजेपी के लोगों का जो रवैया है वो काफी ज्यादा अहंकार पूर्ण है, और इसीलिए सोनम वांगचुक वाले मामले को लेकर ना तो मीडिया वाला कोई रिपोर्ट दिखाने को तैयार है दोस्तों, ना ही बीजेपी का कोई मंत्री इस मामले को लेकर टिप्पणी कर रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जारी बवाल एक बार फिर से सबके सामने आ गया दोस्तों। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट सामने आती है भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपाली तिवारी से जुड़ा हुआ दोस्तों। उन्होंने कहा कि मेरे पति को जेल में डालने और बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी देकर पार्टी के लोगों ने मुझसे समझौता किया था। बीजेपी के नेता दीपाली तिवारी ने 2 महीने के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष से समझौते की पूरी कहानी बताई दोस्तों। दीपाली ने बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहन लाल पर पोस्ट के बदले शारीरिक फायदा मांगने का आरोप लगाया दोस्तों। तब इस मामले में बीजेपी ने जांच कमेटी बनाई थी, जिसके बाद समझौता हो गया था। दीपाली ने तब बताया था कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा ने कहा था कि दीपाली जी आपके पास देने को बहुत कुछ है, मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए और मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। बीजेपी के नेता दीपाली तिवारी ने बताया कि जब उन्होंने मना किया तो जिला अध्यक्ष ने ऑफर बढ़ा दिया और जिला पंचायत का टिकट देने की बात कही। बीजेपी के नेता दीपाली के मुताबिक जिला अध्यक्ष मोहन लाल ने भी ये बात कहा कि अगर आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मेरे साथ लखनऊ से दिल्ली चलेंगे और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता के बदतमीजी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता ने बताया कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई और समझौते के नाम पर धमकी दिया गया कि जेल में डाल देंगे, बच्चे का भविष्य खराब कर देंगे, और फिर आकर अब वो वापस से बोली है। तो इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के अंदर दोस्तों क्या चल रहा है पोस्ट के नाम पर। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एक महिला बीजेपी के अंदर कितनी असुरक्षित है, ये खुलकर मामला सबके सामने आ रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। नरेंद्र मोदी महिलाओं के विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिल का वेत्री कजगम यानी टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय भगदड़ की घटना के बाद पहली बार करूर पहुंचे दोस्तों। तमिलनाडु की राजनीति में विजय के लिए करूर की घटना यानी भगदड़ की घटना उनके राजनीति पर एक बहुत बड़ा कलंक है दोस्तों। ऐसे में करूर के एटलस ग्राउंड के अंदर भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। विजय ने जनसभा में कहा कि 2025 का करूर की घटना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। उन्होंने कहा कि पुलिस भीड़ को संभालने में नाकाम रही, लेकिन तात्कालिक डीएमके सरकार ने लोगों की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। करूर में 27 सितंबर 2025 को टीवीके की पहली चुनावी रैली में भगदड़ मच गई थी दोस्तों। इसमें 41 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस साल विधानसभा चुनाव में टीवीके पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बनी। गठबंधन के समर्थन से पार्टी ने सरकार बनाई और विजय मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अब थालापति विजय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि करूर के अंदर जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ अन्याय ना हो और करूर के अंदर लोगों को
रोजगार बांटे गए दोस्तों, नौकरियां बांटी गई और नौकरियां बांटते वक्त काफी ज्यादा भावुक हो गए थे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। और ऐसे में इस बात की काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है दोस्तों की थालापति विजय तमिलनाडु से इमोशन से जुड़े हुए हैं, यानी करूड़ को लेकर उनके खिलाफ जो काम चल रहा था, जो उनके ऊपर मामले दर्ज कराए गए थे दोस्तों, जैसे तैसे जेल में भेजने की कोशिश की जा रही थी, वो मामला उस तरीके से नहीं हो पाया जिसकी ये लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आम जनता से सीधा संपर्क साध लिया है थालापति विजय ने। तो आप लोग अपनी राय जो लिखत आएगा दोस्तों, इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर पंजाब में एक पुरानी कहावत है कि जब भगवान किसी व्यक्ति का अहंकार तोड़ना चाहते हैं तो उसे सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उसकी मति को मार देते हैं, यानी सही निर्णय लेने से उसकी क्षमता को छीन लिया जाता है। आज भी राजनीति में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भूपेश बघेल से मिलने की बात करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर यह प्रतिक्रिया दी गई दोस्तों। लगता है कि चन्नी साहब के लिए पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक ही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी। हर मंच पर, हर बयान में, हर कोशिश का संदेश एक ही दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के लिए लड़ रहे हैं और कई लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से अपने बयान में बदलाव किया और वो भूपेश बघेल से मिलने के लिए तैयार हो गए, कहने का मतलब हुआ ये है कि अब इनका अहंकार खत्म हो गया है दोस्तों। ये मुख्यमंत्री पोस्ट पर दावेदारी भी कर रहे थे, तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ ही पूरा माहौल बना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के बीच मैसेज किया है कि चन्नी अपने मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर दबाव बना रहे हैं, उनकी खुद की महत्वाकांक्षा है और ये बात चरणजीत सिंह चन्नी की राजनीति के लिए भी अच्छी नहीं है दोस्तों। और इसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आला कमान के खिलाफ बगावत करने के लिए केवल एक दो लोग दिखाई देंगे, लेकिन वो भी ज्यादा देर दिखाई नहीं देंगे और पलटी मार लेंगे। उसके बाद पार्टी आला कमान का फैसला ही सर्वोपरि माना जाएगा। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान उस समय अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई दोस्तों, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया दोस्तों। उसने अपनी केस फाइल कोर्ट रूम में फेंक दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मी ने तुरंत कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया दोस्तों। जजों को आदेश देने लगा याचिकाकर्ता। ये मामला जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने कोर्ट नंबर 13 में सुनवाई के लिए आया था दोस्तों। याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप जो स्वयं अपना पक्ष रख रहे थे, शुरुआत में आक्रामक अंदाज से पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने कथित तौर पर न्यायालय महोदय, मैं आपको लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता हूं, ये कहकर सबको चौंका दिया दोस्तों। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आप हमको क्या आदेश दे रहे हैं, आप हमें आदेश दे रहे हैं क्या। इस मामले को लेकर दोस्तों फिर वो आगे भड़क जाते हैं और जो पन्ने थे केस से जुड़े हुए उन सबको ऊपर उछालते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, यानी गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि ये लाइव चल रहा होता है प्रोग्राम, जैसा की पहले ही तय किया गया था, तो लाइव शो के कारण ये रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। और कोर्ट के अंदर जो बवाल हुआ ये देश की सारी जनता ने देखा दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। आप चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हनुमानगढ़ी में नमाज और राम मंदिर और समाजवादी पार्टी को लेकर हालिया बयान जो दिए गए, उस पर अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनके विधानसभा क्षेत्र में गए थे, जहाँ से वो 7 बार विधायक चुने गए और 5 बार मंत्री भी रहे। देश भर में आज जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है वो राम मंदिर में चढ़ावा और दान से जुड़े कथित घोटाले का है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान एक शब्द भी नहीं बोला और लोगों के बीच राम मंदिर के चंदा चढ़ावे और दान, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, नकदी और जमीन से जुड़े सवाल चर्चा का विषय बने रहे दोस्तों। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री दबाव में है, यानी योगी आदित्यनाथ दबाव में है। और सबको पता है दोस्तों कि राम मंदिर के मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी नाराजगी हिंदू समाज के अंदर है कि इनके रहते हुए जो अपने आप को दावा करते हैं कि हिंदू समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं, तो इन हितैषियों के रहते हुए भी इनसे आम जनता के हित नहीं साधे गए, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है दोस्तों। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राम मंदिर के चंदा चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान के तहत शुक्रवार को कई शहरों के अंदर कांग्रेस पार्टी नेताओं की तरफ से चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया दोस्तों। और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए कि यह मामला केवल आर्थिक गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने चढ़ावा चोरी और जमीन खरीद निर्माण में घोटाला करके अच्छा में महापाप किया
किया है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी खतरनाक मिली भगत के संकेत दे रही है। देश उनसे जवाबदेही चाहता है, लेकिन वह हर बार की तरह मौन साधे हुए है। इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने 8 पत्रकार वार्ताएं की और 50 से ज्यादा शहरों के अंदर पत्रकार वार्ताएं करके बीजेपी और आरएसएस को जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई। दोस्तों सवाल पूछे गए, तीखे सवाल पूछे गए, जिस पर बीजेपी के लोग कन्नी काटते रहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ 102 करोड़ रुपए के आर्थिक कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुग्राम की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। दोस्तों ये मामला फर्जी मोबाइल फोन निर्यात बिलों और कथित फर्जी जीएसटी लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों ईडी ने इस वर्ष 9 मई को संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोस्तों फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है और नियमित जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। चार्जशीट में क्या कहा गया है, बड़ी बात है दोस्तों। ईडी के अनुसार जांच में सामने आया कि हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड यानी HSRL जो इस मामले में सह आरोपी है, जिसके प्रमोटर निदेशक संजीव अरोड़ा ने उसे नियंत्रण और निर्देशन में फर्जी मोबाइल फोन निर्यात के जरिए ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग जटिल नेटवर्क तैयार किया। चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि कंपनी के बिना वास्तविक सामान की आपूर्ति के शेल कंपनी और एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से धन के लेन देन किए गए और फर्जी मोबाइल फोन आपूर्ति श्रृंखला तैयार करके निर्यात मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया ताकि निर्यात प्रोत्साहन और जीएसटी रिफंड का अवैध लाभ लिया जा सके। इसके अलावा पहले से ही उपलब्ध कराए गए निर्यात भुगतान और समूह की अन्य कंपनी में निवेश के जरिए अवैध धन को वैध कारोबारी आय और पूंजी के रूप में दर्शाया गया। दोस्तों आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भोपाल के कलेक्ट्रेट के अंदर जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिला। दोस्तों बीजेपी के जनपद के अध्यक्ष प्रमोद राजपूत मेवड़ा और कांग्रेस पार्टी के विधायक के बीच में तीखी बहसबाजी हो गई दोस्तों। और औकात में रहना, बदमाशी मैं भी कर सकता हूं, कर लूंगा, बदमाशी मैं भी कर लूंगा, राजपूत हूं, निपट लूंगा, ये बयान दे रहे हैं दोस्तों। यानी कहने का मतलब दोनों तरीके से बयान सामने आ रहे हैं। और आरिफ मसूद के साथ बीजेपी के जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत के बहस की ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। दोस्तों इस पर लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि आरिफ मसूद कहीं ना कहीं अपने लोगों की हित की मांग के लिए यानी आम जनता की मांग के लिए कई बार जोर शोर से बीजेपी सरकार से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों ये बातें भाजपा वालों को पसंद नहीं आती, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे इनसे इनका नियंत्रण छीना जाए यानी कंट्रोल छीना जाए दोस्तों। इसीलिए उनको भड़कवाया जा रहा है, जानबूझकर ये करते रहते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2 दिनों की 2 तस्वीरों ने बता दिया कि देश के अंदर जब राजनीतिक पार्टी मैदान में उतरती है तो आखिर होता क्या है। दोस्तों पहली तस्वीर सामने आती है जहां पर मेरठ के एसएसपी प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर हाथ से हमला करते हैं दोस्तों, यानी मारपीट करते हैं प्रदर्शनकारियों के साथ। और कलेक्ट्रेट में चल रहे ललिता जाटव के न्याय की मामले को लेकर विरोध कर रहे लोगों के ऊपर हाथापाई करते हैं दोस्तों। इसके बाद मायावती जी की भी ओर से एक मैसेज दिया जाता है जिसमें वो कहती हैं कि हमको एकजुट रहना चाहिए और हमको कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए, हमको सड़क पर उतरकर विरोध करके अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। एक तरीके से दोस्तों विरोध प्रदर्शन का विरोध कर रही है मायावती जी। और चंद्रशेखर आजाद यानी जो सांसद चंद्रशेखर है दोस्तों, नगीना के सांसद, वे पहुंचे थे तो सड़कों पर विरोध भी कर रहे थे। वो तो मायावती की तरफ से मैसेज दिया गया कि सड़कों के विरोध से काम नहीं चलेगा बल्कि कोर्ट रूम के स्ट्रगल से ही न्याय मिलेगा। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राज्यपाल यादव की चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले को शुक्रवार को बरकरार रखते हुए उन्हें 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है दोस्तों। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव को सातों शिकायत में प्रत्येक शिकायतकर्ताओं को 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभिनेता द्वारा पहले ही अदा की जा चुके लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि का समायोजन किया जाएगा। अदालत ने यादव को इस मामले के खिलाफ अपीलीय अदालत का रुख करने के लिए 2 महीने का समय दिया है दोस्तों। अदालत ने इस फैसला यानी ये जो फैसला है राज्यपाल यादव और उनकी पत्नी द्वारा दायर उन पुनर्निरीक्षण याचिकाओं पर दिया है दोस्तों, जो दोनों ने वर्ष 2019 में एक सत्र न्यायालय के द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी दोस्तों। और सत्र अदालत ने एक मजिस्ट्रेट अदालत के द्वारा अप्रैल 2018 में चेक बाउंस के मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के निर्णय को बरकरार रखा था। मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेता को 6 महीने का कारावास की सजा सुनाई थी दोस्तों। ऐसे में इनको अभी भी कोई राहत मिली नहीं है। इनको लेकर एक लोगों ने सवाल खड़ा किया था, अब वो सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि सजा बरकरार है। इसी के साथ में
संसद की संयुक्त समिति यानी जो जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो कोशिश कर रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव एक देश एक चुनाव के आधार पर हो। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के अनुसार अब तक चर्चा में शामिल लगभग 99% नागरिक समाज और संगठन ने इसका समर्थन किया है। समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री सहित कई राज्यों के विशेषज्ञों को इस पर सलाह दी है, सलाह दी है और वन नेशन वन इलेक्शन को 2024 में जेपीसी में भेजा गया। दिसंबर 2015 में संसद की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना सही नहीं है। अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी करके एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया गया। दोस्तों, बताया गया कि इसके लिए कानून में क्या बदलाव होंगे। कानून मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई दोस्तों, और कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। दोस्तों, 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी। दोस्तों, ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले पर फैसला ले लिया जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो संशोधन होने हैं उसे भी पेश किया जाएगा। और जब पेश किया जाएगा तो इस पर विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये भी एक देखने वाली बात है। दोस्तों, वहीं पर कांग्रेस जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया है। सोनम वांगचुक ने खास अपील, 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया गया। यह संगठन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।